स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कनेक्ट कर लो। श्रेया, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से आज क्लास रखी है, ताकि पीछे का बैकग्राउंड आपका खराब ना हो। अभी सब दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से, बैकग्राउंड तो खराब नहीं हो रहा है ना। अभी सब ठीक चल रहा है ना, मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से। गुड आफ्टरनून श्रेया, जीतमैल गुड आफ्टरनून, प्रियंका गुड आफ्टरनून, आशीष प्रणाम। क्लियर है? आज कुछ अजीब अजीब टाइप का दिख रहा हूँ ना मैं, है ना। पीछे से शोल्डर वगैरह मतलब पूरा वो कट के एकदम क्लियर कर दिया। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास आप सभी जानते हैं। आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। आज पर्यावरण की इकोलॉजी, यानी हमारी जो क्लास है आज जैव विविधता के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोलॉजी में आता है ये। तो इसको लेकर हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। इसका संरक्षण कैसे होता है, किस तरीके से हमें ये यूज़ करना है अपने एग्जाम में। हाँ, मुझे आती नहीं थी, फिर किसी ने मुझे बताया तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन लगा के। मुझे पता नहीं था इसके बारे में। आपको पता था तो बता दिया करो भाई, मुझे इतना सब नहीं आता है टेक्निकल का। साक्षी गुड आफ्टरनून, आरती गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग दिया, दिविशा गुड आफ्टरनून। अच्छा अभी सही दिख रहा है ना, अभी और सही दिखेगा। चलो ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, उस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको पीटी में, अगर पीटी में पास होना है तो दो चीज रखनी है पर्यावरण में केवल। एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा जैव विविधता। बस दो टॉपिक आप कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे जुड़े हुए जो संगठनों की रिपोर्ट आती है ना, एक वो और देख लेना। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी पेपर में। पर्यावरण आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसमें भी ज्यादा डीप में नहीं घुसना है आपको। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लो, बस ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। मैं तो देखो जब पढ़ाता हूँ ना, मेरा टारगेट क्या रहता है, देखो जब पढ़ा ही रहा हूं तो मैं दोनों को साथ लेकर चलूं, पीटी को भी और मेंस को भी। चाहूं तो मैं केवल पीटी के फैक्ट लगा के आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये दोनों सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है, सेम है एग्जाम में। तो मैं क्यों आपके लिए बार बार रखूं, है ना। या गुड आफ्टरनून। तो मैं बार बार आपके लिए नहीं कराना चाहता, एक बार पढ़ा दूं, पीटी में भी आपका कवर हो जाएगा और आपका मेंस में भी कवर हो जाएगा, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। देखो अब क्या हमें जानना है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। उसने क्या कहा है कि जैव विविधता के सभी स्रोतों से जीवित, यानी जो अभी वैलिड है, जो जीवित है, अभी जितने भी जीव जीवित है, जीवित जीव यानी कि जो अभी जीवित है, के बीच पर परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। उसमें क्या कहता है कि जिसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रजाति। अब आप सभी जानते हैं अलग अलग प्रजाति के लोग भी है ना, लोग भी है ना, अलग अलग प्रजाति के लोग भी हैं, और कई सारी चीजें हैं। जैसे आप देखोगे कि टाइगर, आप देखते हो ना, टाइगर बिल्ली कैटेगरी में आता है, वो एक ही कैटेगरी में आता है, उनकी एक ही प्रजाति है। कहाँ बिल्ली, है ना, और कहाँ पर टाइगर, दोनों में कितना अंतर है, लेकिन है तो एक ही प्रजाति की ना। सर अब आप जूम मीटिंग नहीं रखते, कोई बात नहीं प्रियंका, जिस दिन आप कहेंगे उस दिन रख लेंगे, संडे को रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कहोगे तब रख लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातियों के बीच में जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी विविधता इसमें शामिल होगी। अभी एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जान रहे हैं हम, इसका संरक्षण के बारे में, जैव विविधता की। अब देखो बहुत सारी प्रजातियां, ये आप सभी को पता है। अब हम मनुष्य हैं ना, हम जीव हैं, व्यक्ति हैं, हम लोगों की भी कई सारी प्रजाति है। निग्रो है ना, आप देखोगे वहां पर क्या नाम है,
क्या नाम था भाई, मैं उसका भूल गया। अफ्रीका में देखोगे जो नेपाल के लोग होते हैं उनकी अलग अलग जीन्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ये आप सभी को पता है। ऐसे ही जानवरों में, जीवों में अलग अलग प्रजातियां सभी में होती हैं, है ना। तो ये सारी प्रजातियां होती है जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र तथा स्थलीय और समुद्र, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो स्थल पर और एक समुद्र के में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थल, आपसे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना, बस दो पे पूछेगा, एक तो स्थल पे पूछता है और एक कहाँ पूछता है, समुद्र में। समुद्र के अंदर आप देख रहे हो ना, सबसे पहले कहते हैं जीवन जो आया वो पानी में आया, जल में आया। जीवन जो है, जीवन की शुरुआत जल से शुरू होती है। तो जल यानी समुद्र, नदियाँ वगैरह, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून इकरा और रूबी, गुड आफ्टरनून। एक श्रृंखला शामिल है जिसमें तटीय क्षेत्र, जंगल, आर्द्रभूमि, घास मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, ये सब शामिल है। आपसे देखो कभी भी उसने क्वेश्चन पूछा हो ना यूपीएससी ने, तो आपसे यही पूछता है तट क्षेत्रों के बारे में, आपसे यही तो पूछता है ना। वो क्या बोलते हैं, मेरे से पता नहीं क्या स्किप हो रहा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। जंगल, आर्द्रभूमि, घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान। प्रियंका गुप्ता, गुड आफ्टरनून। पता नहीं कई बार स्किप हो जाता, पढ़ाते पढ़ाते ना याद नहीं आती चीज़ें, तो आज वही हो रहा है मेरे साथ। अभी आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट है, ये इसको आप कहीं भी कोड कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी है। राज्य जो है वो क्या है, ट्रस्टी है एक तरह का। हॉटस्पॉट अभी आएगा, आगे आएगा। मुझे रिजल्ट चाहिए, आप नहीं समझ रहे हो, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरी मेहनत से अगर एक दो बच्चे भी सफल हो जाएंगे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो, नैतिकता का पाठ तो हर आदमी पढ़ा देता है ना। जब आप हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, देखो जब आप यूपीएससी के अलावा यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हो ना, तो वहां पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड आता है ना। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है हमेशा, वो किताबों में लिखी होती है, कोई उसको समझ नहीं पाता, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक टीचर की, यानी एक एजुकेटर की, एक टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पढ़ा तो कोई भी देगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। एजुकेशन है क्या, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है क्या, शिक्षा क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। शिक्षा का मतलब है कि मेरे बताने से अगर आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, आप समझ रहे हो, मेरे कुछ प्रयास करने से अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है ना, तो यही एजुकेशन है। अभी लोगों ने एजुकेशन का व्यापार शुरू कर दिया, मार्केट बन गई है। मार्केट बन गई है ना। तो मैं अपने नैतिकता के सिद्धांत पे खरा बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैसा सभी को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि आप लोगों से लूट लूट के मैं अमीर बन जाऊं। नहीं, मैं एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और मेरा भी टारगेट यही है, मेरे पढ़ाने से आपके जीवन में कोई बदलाव आए, तो ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको मैं पूरी ईमानदारी से पूरा कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सोना। तो यूं कह रहा है राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या है, राज्य क्या है, ट्रस्टी है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप कहीं भी इसको कोड कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको कोड कर सकते हैं, कहीं भी आप जहां चाहें इसको कोड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए आपके लिए तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखना। अब चलते हैं इसके परिचय यानी इंट्रोडक्शन। कभी भी आप देखेंगे जैव विविधता के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। मान लो जैव विविधता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी में, आप सभी जानते हो ये फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो पीटी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेंस के लिए भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपके सामने इशू क्या आता है, परिचय कैसे दें, इंट्रोडक्शन कैसे दें, है ना।
तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो वही इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसकी परिभाषा बता सकते हो, जैव विविधता संरक्षण सतत विकास के लिए संसाधनों को पर्याप्त करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण क्या प्रबंधन है, यानी उसका मैनेजमेंट करता है ये। और क्या कह रहा है, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन, आप सभी जानते हैं पृथ्वी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीवन है। अगर हम लोग ना हो तो पृथ्वी का होना ना होना हमारे लिए बराबर है। हम लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारा जीवन। आज जो आप मेरी बात सुन पा रहे हो ना, क्योंकि आप जीवित हो और मैं भी जीवित हूं, तभी तो आप मेरी बात, हमारी आपस में बातचीत हो रही है ना। जय हिंद। मनीष कश्यप। गुड आफ्टरनून सुमित। तो जीवन, पृथ्वी पर जो सबसे बहुमूल्य चीज है ना वो है जीवन। लोग कहते हैं पानी है, ये है, बिजली है, ये कुछ नहीं, जीवन ही सबसे बड़ी चीज है। जीवन ही नहीं होगा, मंगल में देखो क्या है, कुछ है क्या, वहां पर पानी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, यार जीवन तो नहीं है ना। जीवन ही तो सब कुछ है ना, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जीवन है। तो जीवन में जैविक विविधता का परिवर्तनशीलता तथा जैव विविधता के आनुवांशिक तथा प्रजाति। अभी आनुवांशिक के बारे में आप सभी को पता है ना, इन वर्डों के बारे में, इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना ना, है ना। ये तो सब आप जानते हो ना, आनुवांशिक क्या होता है, प्रजाति क्या होता है, ये सब तो आपको पता होगा। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको पता है। अगर मान लो कोई वर्ड आपको नहीं पता है तो आप एक बार है ना सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। कोई अगर किसी एक व्यक्ति को नहीं पता, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र में भिन्नता का एक माप है। अब देख रहे हो ना, अभी देखो क्या होता है, जैसे आप किसी जंगल में जाते हैं तो वहां पर बहुत तरह के जीव आपको मिलेंगे। जैव विविधता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं। जैसे कि जैव विविधता क्या है, जैसे ये छोटा सा क्षेत्र है, इसमें जितने ज्यादा जीव होंगे, यानी इसमें जीवों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी जैव विविधता कहलाती है। और जितने जीव कम होंगे उतनी जैव विविधता को नुकसान होता है। आप समझ रहे हो, जितने ज्यादा जीव होंगे उसी को जैव विविधता बोलते हैं। यानी जितनी ज्यादा विविधता होगी उतना प्रकृति नेचर के लिए अच्छा होता है। जैसे अमेज़न में क्या है, वहां पर तरह तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता। बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा विविधता मिलेगी, यानी अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। जैव यानी जीव की विविधता, जैव विविधता। आप समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए आप देखेंगे नेचर में जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो वहां आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, प्रजातियों की विविधता का संरक्षण करना। अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, यही पीटी में आपसे पूछेगा। पीटी में आपसे यही पूछेगा, किसी संगठन का नाम दे देगा, जैव विविधता से जुड़ा हुआ संगठन, आपसे कह देगा इसका मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताओगे प्रजातियों की विविधता का संरक्षण करना। अब मैंने एक चीज आपको बताई ना, कि किसी जंगल में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलेंगे। वही क्या है, विविधता है। और उस विविधता का संरक्षण करना ही सबसे बड़ा हमारी दायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व हमारा क्या है, उस विविधता को बनाए रखना। अभी देखो आपने देखा होगा भारत में शेर चीता वगैरह के लिए अलग से, आप सभी जानते हो ना, अलग से उनके लिए प्रावधान बनाया है, गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया है ना, अलग से रूल बनाया। क्योंकि शेर जो प्रजाति है ना, शेर जो प्रजाति है, चीता शेर जो इनकी प्रजाति है, ये क्या करती है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। जैसे गिद्ध, गिद्ध आपको दिखता होगा ना, जो गिद्ध होती है उड़ती है आकाश में, उसके बारे में जानते हो ना, वो जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो आपको लगेगा शेर तो यार जानवरों को मार के खा जाता है, तो इससे जैव विविधता कैसे होगी, आप यही सोच रहे होगे ना, ये तो जैव विविधता का नुकसान पहुंचाता है, शेर चीता वगैरह ये तो जानवरों को खा जाते हैं, तो इससे जैव विविधता कैसे रहेगी। आपके दिमाग में यही चल रहा है या नहीं चल रहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी मैं ना अपने भांजे को बता रहा था एक दिन, उन्होंने कहा मामू ये शेर जो ये जानवर होते हैं बड़े बड़े, ये तो जानवरों को खा जाते हैं, है ना, तो जैव विविधता के लिए तो नुकसानदायक हो गए, फायदेमंद कैसे होगा जैव विविधता के लिए, तो बल्कि जीवों को खा रहे हैं, है ना। तो इससे जैव विविधता कैसे होगी, देखो क्या होता है, जैसे कि जो शेर है ना, शेर जो जंगल में अन्य जो जानवर है, जैसे अन्य जो जानवर है ना, ये जानवर है,
शेर केंद्र में, शेर राजा है जंगल का, तो शेर क्या है, केंद्र में है। तो यहां पर बहुत सारे जानवर हैं। अब इन जानवरों की जनसंख्या जैसे बढ़ती है, जैसे मान लो यहां पर बकरियों की संख्या बढ़ गई, है ना, यहां पर जंगली भैंसों की संख्या बढ़ गई, है ना, यहां पर जंगली कुछ भी लगा लो, भैंसों के अलावा गाय लगा लो, जंगली गाय लगा लो, बकरी लगा लो, भेड़ लगा लो, खच्चर लगा लो, कुछ भी लगा लो। जब इन सब की जनसंख्या बढ़ने लगती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक का स्वामित्व बढ़ने लगता है, जब एक की जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो ये शेर उस जनसंख्या पे अटैक करके उसको खाने लगता है, जिससे पूरा जो जंगल का विविधता है वो बनी रहती है। आप समझ रहे हो, अगर एक ही प्रजाति एक ही जंगल में रहेगी तो वो किसी अन्य प्रजाति को जीने नहीं देगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो शेर को तो खाना मिल गया, है ना, तो वो क्या करता है, इन्हीं सब प्रजातियों को कंट्रोल में रखता है। अगर शेर नहीं होगा, केंद्र में क्या है, शेर, अगर इसकी जनसंख्या नहीं होगी तो जंगल में ये सब प्रजातियां बढ़ने लगेगी और ये क्या करेगी, आक्रामक हो जाएगी, है ना, ये एक दूसरे को ही मारने पे तुल जाएगी। लेकिन शेर क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ रहा है। तो शेर की भूमिका किसी प्रजाति को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उन सब को कंट्रोल करने के लिए कि किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो बराबर करके चलता है। वो सबको इक्वल कर देता है ना। तो इस तरीके से भी आप लॉजिक लगा के अपने क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। कभी आपको लगे ऐसा तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। प्रजातियों का सतत उपयोग, परिस्थिति तंत्र का सतत उपयोग, ये सब आप सभी को पता है, इसका यूज बेटर से करना है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप थोड़ी चीजें आप समझ पाएंगे। देखो लॉजिक बहुत सारे हैं इसमें, है ना। आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक चीज बताता हूं, अभी क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना। जैसे कि गर्भवती जो महिला थी, लड़की का पता लगते ही उस लड़की को पेट में ही मार दिया जाता था। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा होने लगा समाज में, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मारने लगे। तो क्या हुआ, लड़कों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां से थी, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा समस्या थी। लड़की हो जाती तो ऐसे सर पकड़ लेते थे, है ना। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा समस्या थी। अब देखो सबसे ज्यादा रेशो कहां पर खराब है, हरियाणा में, है या नहीं। सबसे ज्यादा लड़के वहां हैं और लड़कियां हैं नहीं, बेचारे ढूंढ रहे हैं, अन्य राज्यों में घूम रहे हैं, कोई तो हमारी शादी करवा दो। आप समझ पा रहे हो। तो ये केवल यहाँ शेर के साथ नहीं हो रहा है, ये केवल जंगल की बात नहीं है, ये इंसानों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है ये, है ना। जब एक तरफ से हम एक चीज को मारते चले जाएंगे तो दूसरे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो क्या होंगे, आप बताओ, तो क्या होंगे भाई। तो ये वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो सभी जीवन रूपी जितने भी निकटता संबंध में किसी एक व्यक्ति दूसरे संतुलन को जन्म देती है, तो यही है, वो आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। तो कोई हो हरियाणा का भाई, बुरा मत मानना, क्या करें, जो समस्या है उसको तो बताऊंगा ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि पादपों और जंतुओं, अब देखो इसमें पेड़ पौधों की बात होगी, पादपों और जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो जाती है, तो पर्यावरण के हास्य के कारण बनती है, जिससे मनुष्य के स्व अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। अब देखो इसमें दो बातें हैं। देखो एक तो पादप की बात कर रहा है, पादप यानी भाई पेड़ पौधे लगा लो, ये सब लगा लो। अरे देखो पेड़ पौधों की जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। अरे जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएंगे, तो भी हमारे लिए खतरा हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा हरियाणा वाले नहीं आए क्या। देखो अभी क्या है ना, मैं आपको बताता हूं इन सब के पीछे, आपको बताऊं ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज हो, जैव विविधता, ये सब आपस में जुड़ी हुई है, ये बात याद रखना, ये अलग नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई है। मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ तो पादपों की संख्या कम होती है, आप सभी जानते हो। क्लाइमेट के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पादपों को नुकसान होगा, यानी पेड़ पौधे वगैरह ये सब क्या होंगे, नुकसान होगा। जब इनको नुकसान होगा तो ये जंतु हैं, ये क्या खाएंगे,
भाई भेड़ बकरी जो शाकाहारी जंतु है वो तो घास फूस को खा ही नहीं पाएंगे, वो उग ही नहीं रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये घास फूस नहीं उग रही है। अब ये नहीं उगेगी तो ये बकरी बकरी ये क्या खाएगी, आप बताओ क्या खाएगी? ये बेचारी खा ही नहीं पाएगी, ये मर जाएगी। अगर ये मर जाएगी तो शेर क्या खाएगा? शेर भी बेचारा विलुप्त हो जाएगा। जब पादप विलुप्त होंगे, जंतु विलुप्त होंगे, तो हम भी विलुप्त हो जाएंगे। हम भी क्या होंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो ये समस्या हमारे साथ बनी हुई है। ठीक है, तो जैव विविधता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें उसको बनाए रखना है, ये हम देखो, अभी कई लोग कह रहे हैं ना कि जैव विविधता के लिए सरकार ये कर रही है वो कर रही है। नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं, जानवरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जैव विविधता को बनाए रखना हम जानवरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। अरे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, जंगल समाप्त हो जाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। तो जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, जीवों के लिए नहीं कर रहे हैं। जीवों के लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, इन सिटू। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन सिटू और एक है एक्स सिटू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझ लेना ये क्या होता है, और ये यूपीएससी में फेवरेट क्वेश्चन है। पीटी में कई बार ये आपसे पूछ चुका है, पीटी में और मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। नहीं भी पूछेगा तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, हो सकता है आपसे कहीं भी पूछ ले, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इनको अच्छे से समझ लेना। अब यूं कह रहा है कि इन सिटू क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, इन और आउट में दोनों में, इन और एक्स में दोनों में क्या होता है? संरक्षण होता है। ये बात तो याद रखना, संरक्षण दोनों में ही होता है। देखो इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, यह प्राकृतिक आवासों का एक संकटग्रस्त, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। संकटग्रस्त पौधों, जंतुओं, प्रजातियों, एक एक चीज को पढ़ना, एक एक चीज आपके लिए जरूरी है। पीटी में क्या करेगा? पीटी में आपसे यही कर देगा, कहेगा कि इन सिटू में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। वो ऐसा क्वेश्चन बना देगा, निम्न में से कौन शामिल नहीं है, आपसे ये पूछ लेगा। और ये भी पूछ लेगा निम्न में से क्या क्या शामिल है इन सीटू में। तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए एक एक चीज को पढ़ लेना। जंतु प्रजाति, ये शायद मुझसे मिस्टेक हो गया है, शायद मिस्टेक होगा, ये शायद पर्यावरण सुरक्षा लिखा हुआ, हो सकता है ये लिखा हो, तो इसको ठीक कर लेना। सुरक्षा अनुकूलता के कारण शिकारियों से प्रजातियों की रक्षा करके उसकी, जो शिकारी होते हैं ना, जैसे जंगल में अन्य शिकारी होते हैं और भी कई शिकारी होते हैं जो एक दूसरे की प्रजाति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रजातियों की रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना, उसको संरक्षण करने की विधि से इन सीटू स्थान बनाए जाते हैं, जो संरक्षण के तहत मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें क्या आती है, देखो क्या होता है, जो स्वयं के स्थान के, जैसे कि कोई जीव है, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट वगैरह ये सब कहाँ मिलते हैं? साउथ में मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं ना, ध्यान से सुनना इन सब चीजों को। जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये जितने भी एरिया होते हैं, इनको क्या करते हैं, एक एरिया अलॉट कर देते हैं कि ये वही नेशनल पार्क है। अब ये क्या इन सिटू है, यानी कि ये स्थान पर है, जहां पर जो स्थान है ना वहीं पर ये जीव रहेंगे। तो यहाँ पर शेर भी रहेगा, चीता भी रहेगा, सब लोग रहेंगे यहाँ पर, हाथी वाती सब लोग रहेंगे। तो ये एरिया को रिजर्व कर देते हैं, ये एरिया रिजर्व है, जैसे नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये क्या है, इनको अलॉट कर देते हैं, ये भाई जानवरों के रहने का एरिया, ये जीवों के रहने का एरिया है। ठीक है, तो वो उनके लिए फिक्स स्थान होता है। तो यहां से जानवरों को इधर उधर नहीं किया जाता है, ये बात समझ में आ रही है? ये वहीं पर जानवर होते हैं, वहीं पर इनको रखा जाता है, इनके एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन सिटू। अब अगले में चलते हैं। एक्स सिटू में क्या होता है कि यहां से क्या होता है, ये भी संरक्षण करते हैं, इसमें भी जीवों का संरक्षण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जानवरों को कहीं अलग रखा जाता है, जो उनका प्राकृतिक स्थान होता है। ध्यान से सुनना, यहां तो नेचुरल स्थान है। अब जैसे कि जो हाथी जहां रहता है वहीं रहेगा, उसको उठा के तो हम कहीं नहीं ला रहे हैं, जो जानवर जहां है वो वहीं रहेगा इसमें, इन सीटू में। लेकिन एक्स सीटू में क्या होता है कि जो खतरे वाले जानवरों,
पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है और विशेष सीटिंग किया जाता है, यानी एक विशेष स्थान बनाया जाता है जहां पर उनको संरक्षित रखा जाता है और उनकी देखभाल होती है। जैसे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। एक्स-C2 का उदाहरण है वो। यानी उनके लिए एक जगह बनाई जाती है जहां पर उन लोगों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। जो चिड़ियाघर है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। हाँ, बोटेनिकल गार्डन भी आप बोल सकते हो, जहां पर जानवरों को रखा जाता है, स्पेशल जानवरों को रखा जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर वगैरह ये सब आप देखते हो ना, ये सब एक्स-C2 के उदाहरण है। और इन-C2 के क्या उदाहरण है, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ये जितने भी आप देखते हो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जो जितने भी रिजर्व एरिया है, ये सारे के सारे इन-C2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, है ना। अब इन-C2 में क्या क्या आते हैं, ये आता है ना नेशनल पार्क। अब सोचो नेशनल पार्क से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके फेवरेट क्वेश्चन है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। इनका मतलब जहां जो चीज है वो वहीं रहेगी, है ना। एक्स का मतलब जो बाहर दूसरी जगह, है ना, दूसरी जगह जिनको ले जाया जाता है। जैसे कि एक्स-C2 में मैंने आपको बताया कि जैसे चिड़ियाघर वगैरह आप अपने आसपास देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, जहां पर जानवरों को लाया जाता है, स्पेशल उनको लाया जाता है। ये समझ में आया टॉपिक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, संरक्षण आपको बता दिया। संरक्षण क्यों जरूरी है जैव विविधता का, आप सभी जानते हैं। जीवों के लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इनमें से कोई सी भी लाइन इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है, मेथड में इन-C2 और एक्स-C2 दो आते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे कराऊंगा टॉपिक, लेकिन उससे पहले दो आंसर है, ये आंसर देख लेता हूँ। अभी करा रहा हूँ टॉपिक, ये मत सोचना क्लास खत्म हो रही है, अभी करा रहा हूँ। आप रामपुरा के जिला कलेक्टर नियुक्त हो जाते हैं, यह नीतिपरक मुद्दे की पहचान कीजिए। ये कल वाला क्वेश्चन दिया था वही वाला है क्या, जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या ये वही वाला है क्या? ओहो, ये शायद मैंने पढ़ा नहीं है फिर, एक मिनट रुकना। ये वाला मैंने पढ़ा नहीं है भाई, ये कल चेक करना पड़ेगा मुझे लगता है। इसकी स्टोरी मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। तो एक बार मैं पढ़ लूंगा, कल चेक कर देता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। इसमें यही समस्या रहती है। जैसे अदर क्वेश्चन मैं जीएस के आपको देता हूँ ना, तो वो तो मुझे याद रहते हैं, ये स्टोरी पे होते हैं ना, एक स्टोरी आपको दी जाती है, तो इस पे पढ़ने के बाद ही मैं आंसर दे पाऊंगा ना। मैं ये पढ़ नहीं पाया, मुझसे मिस्टेक हो गई। ऐसे ही पहले लास्ट टाइम में भी यही हुआ था, क्योंकि इसमें जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे ना पूरे स्टोरी को, तब तक हम इसको बता नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं कल चेक कर देता हूँ। अब भारत और जैव विविधता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत जरूरी है। देखो मैंने वही टॉपिक लगाया है जो आपके लिए जरूरी है। पढ़ाने को तो मैं पूरी किताब आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फायदा क्या, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही तो मैं आपको बताऊंगा ना। फालतू की चीजें क्यों पढ़ाऊं मैं आपको। देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, और इसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब क्या कह रहा, भारत भारत में दुनिया के 36 में से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब टोटल कितने हैं, 36। इसको देख लेना, ये अपडेट होता रहता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। 36 है ना, तो आप इसको एक बार देख लेना, ये अपडेट होता रहता है, कभी 37, 8, 9, 10 जो भी हो रहा है ना, आप इसको देख लेना।
लेकिन भारत में कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, 4 है ना। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय आपको पता है पूर्वी हिमालय कौन सा, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरबन। कई लोग इसको हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वी हिमालय है वो, ठीक है, याद रखना, कई लोग भूल जाते हैं, पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, 4 है, सबको याद रहेगा। तो 4 है, पूर्वी हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र, है ना, पश्चिमी घाट और सुंदरबन शामिल है इसमें। तो 4 है, ये याद रखना, मैप में भी देख लेना, मैप में आप देख लेना, मैप में भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको याद ना आए तो इसको बना देना, इसको ऐसे करके बना देना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ऐसे करके आप बता देना, ये वाला एरिया जो भी आपको ठीक लगे, पश्चिमी घाट आप बना देना, उस हिसाब से आप इसको देख लेना। कोई नहीं, आप देख लेना, अभी पूर्वी हिमालय है ना, तो हिमालय तो इसमें आ ही गया, पूर्वी हो चाहे पूरा हिमालय हो, हिमालय तो पूरा ही रहेगा इसमें, है ना, हिमालय में सभी काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पूरा हिमालय रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेगा जैव विविधता राष्ट्र, अब इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व का 2.4, अब देखो जैव विविधता के लिए इसकी बात कर रहा है कि हॉटस्पॉट में क्या रहता है कि 2.4 भूमि क्षेत्र के साथ भारत में विश्व की जो जितनी भी प्रजातियां होता है उसका लगभग 7 से 8% हिस्सा है, और भारत के 17 मेगा जैव विविधता राष्ट्रों में से एक है। जितने भी 17 राष्ट्र हैं जैव विविधता वाले, उसमें से भारत भी एक है। ये कुछ डेटा है, ये भी अपडेट होता रहता है, ये जब भी आप एग्जाम देंगे उससे पहले एक बार इसको चेक कर लेना। वैसे तो ये चल जाएगा, इसमें कोई ऐसा फिक्स क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपडेट इसको करते रहना। मतलब जो अपडेट स्लाइड है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपडेट स्लाइड है, इसको अपडेट कर लेना, ये अपडेट होगा, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। हनु, राम राम। उच्च स्थानिक विविधता, अब इसको भी जान लेते हैं, क्या कह रहा है, भारत का गौरव अपने लगभग 6,500 स्थानीय पौधों में निहित है। अब देखो ये यूं कह रहा है कि भारत में कितने हैं, 6,000, 6,500 स्थानीय पौधों में निहित है, जो अभी भी देशज स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है। ये समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। ये भारत के संदर्भ में कह रहा है कि भारत में लगभग 6,500 पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। और उस ये भारत की देशी प्रजाति की बात कर रहा है, और ये स्वास्थ्य के लिए यानी इनसे दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं। अरे इसलिए भारत क्या समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। तो आपसे यूपीएससी पूछ ले कि भारत समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, तो आपको लगेगा ये कौन सा शब्द है, ये तो एक्सट्रीम शब्द है, आपको लगेगा एक्सट्रीम शब्द है, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है। भारत सच में ही जैव विविधता वाला देश है, समृद्ध जैव विविधता, भारत में संपूर्ण जैव विविधता मिलती है। आप जाएंगे नॉर्थ में चले जाओ, है ना, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, आप जहां जाएंगे आपको बायोडाइवर्सिटी हर जगह मिलेगी, जैव विविधता आपको हर जगह मिलेगी। देखो आरती कुमारी, आप कोई सी भी बुक लिख सकते हो इथिक्स की। इथिक्स में क्या है ना, इथिक्स की कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, इथिक्स आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। और बुक से आपको थोड़ी मदद मिल जाती है कि कुछ फैक्ट वगैरह चीजें याद करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कोई सी भी ले लो, मेरी तरफ से इथिक्स को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई ऐसी बुक ही नहीं है जो मैं आपको कह दूँ बहुत ही बढ़िया है ना। कोई सी भी आप ले लो, अभी आप लोगों पे होगी इथिक्स की बुक, जो आपको ठीक लगे आप उनमें से ले लेना, क्लास में पूछ लो, कई लोगों पे है। उष्ण कटिबंधीय वन, अब देखो उष्ण कटिबंधीय, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, वर्षा वन क्या होते हैं, ये सब 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहां भी आप देख सकते हो, 11th में है शायद, तो वहां भी देख सकते हो, 11th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है। स्थलीय जैव विविधता में उच्चतम उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, जो क्या है, स्थलीय जीवों, पौधों, कवक का 80% से अधिक प्रजातियों पर आधारित है। कौन, उष्ण कटिबंधीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंधीय क्या है, वन, क्योंकि ये जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी होता है। जैव विविधता के लिए यही वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये कह रहा है उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। अब कह रहा है पुष्पों की विविधता, वही पेड़ पौधों की विविधता की बात कर रहा है ना। पुष्प विविधता लगभग 45,000 पादप प्रजातियां। आप समझ रहे हो उसका मतलब, 45,000 पादप प्रजातियां विश्व का कुल का 7% भारत में मौजूद है। अभी आपको एक क्वेश्चन मिला था कि हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है, आपको याद है ना। एक ऐसे आया था, ऐसे आया था, क्या आया था, या एथिक्स में आया था, मुझे याद नहीं। एक क्वेश्चन आया था, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए, है ना। मान लो यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ही आपसे पूछ ले कि भाई आपको इंडिया क्यों अच्छा लगता है, आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है नॉर्मली। लोग कह देते हैं ना, नहीं अमेरिका बहुत बढ़िया है, इंडिया बेकार है ना, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ऐसे लोग बोल देते हैं ना, याद है ना। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं यार वहां तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ग्रीनरी है। तो उसको बस ये उदाहरण चिपका देना, कहना तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में इतने पौधे नहीं है जितने भारत में है। पूरे वर्ल्ड का 7% कवर करता है भारत, है ना। 7% कवर करता है, जिनमें से 33 स्थानीय प्रजातियां हैं। आप समझ रहे हो, स्थानिक है। और जबकि 15,000 पुष्प पादप कुल विश्व का 6% है। लगभग 15,000 पौधों की प्रजातियां लुप्त प्राय है भारत में। इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है ना। लोग कहते हैं वहां चलेंगे, वहां चलेंगे, यार वहां क्यों जाएंगे, देखो ना भारत में सब कुछ तो है, और क्या चाहिए हमें, है ना। पेड़ पौधे, जैव विविधता वगैरह सब कुछ तो भारत में है, और क्या चाहिए। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, कहाँ गया, विश्व का 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ, आप समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड का 2.4% भूमि, इतना सब कुछ तो भारत में है, फिर विश्व में क्या रखा है ना। अब पशुओं की विविधता देख लो, है ना। पशुओं की विविधता, भारत में 91,000 प्रजातियां, आप समझ रहे हो, 91,000 प्रजातियां। आप सुन के भी दंग रह जाओगे, आपको याद भी नहीं होगा कौन कौन सी प्रजाति है जो हम डेटा में पढ़ रहे हैं, लगभग है, और इससे तो बहुत ज्यादा है। आदि तो अभी हमें पता ही नहीं है, आदि तो रिसर्च चल रहा है, अभी तो हमें पता ही नहीं है। 91,000 के अप्रोक्स हमें पता है ना। और बहुत सी ऐसी है जो हमें नहीं पता है, जिसमें 60,000 कीट, सोचो कीटों की 60,000 प्रजातियां है। मान लो कोई ऐसा पेपर हो, मान लो अभी देखो यूपीएससी में ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं, है ना। यूपीएससी में ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं, अभी वो क्या करेंगे ना, 91,000 प्रजातियों को याद कर रहे होंगे, है ना। इनमें 91,000 प्रजातियों को याद कर रहे होंगे, और 60,000 कीटों को याद कर रहे होंगे, 60,000 कीटों के नाम याद कर रहे होंगे, है ना। यूपीएससी में यही कमी है। यूपीएससी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, वो आपने अपनी मर्जी से डिफिकल्ट बना दिया। अब बताओ, मैंने आपको बता दिया भाई 91,000 प्रजाति है, अब कोई बच्चा 91,000 प्रजातियों को याद करेगा, एक एक प्रजातियों के नाम याद रखेगा, तो बताओ यार वो पेपर देने लायक है क्या। और यही होता है आपके साथ, आप क्या करते हो, तारीखें याद कर रहे हो, 1950 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, है ना। एक एक तारीख, गांधी जी कब घर से निकले, गांधी जी ने क्या खाया, गांधी जी ने क्या पहना, वो पेपर में नहीं आएगा ना। मत्स्य का देख लो, ये सारा डेटा आपके सामने है, और इनको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं याद करने को नहीं कह रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना बस, कभी भी कहीं भी आपको ये काम आ जाएगा। ये पेपर में नहीं आएगा, फैक्ट वगैरह कम पूछता है, लेकिन एक आइडिया ओवरऑल आपको याद रहना चाहिए कि लगभग इतनी प्रजातियां भारत में है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो सोचो यार, इतनी प्रजातियां, दंग है भाई, सोचो तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, है ना। सांप देखो, है ना, कितनी प्रजाति है, भेड़ देखो, 400 भेड़ों की प्रजाति है। देख रहे हो ना, कितनी विविधता है भारत में, बहुत विविधता है। और फिर भी कह रहे हैं भाई इनको नुकसान हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, इतनी तो प्रजातियां हैं भाई, फिर भी नुकसान हो रहा है। तो ये मैं कल चेक करूंगा, मैंने उसको पढ़ा नहीं था स्टोरी को, तो दोबारा से मैं पढ़ के एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अभी ये कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट है, विश्व मूल्यांकन रिपोर्ट। अभी अगर लेटेस्ट आ गई हो तो आप इसको चेक कर लेना, ये 2019 की है, अभी लेटेस्ट आ गई है क्या, एक बार चेक करके बताना। मैंने चेक करी थी, मेरे को तो मिली नहीं, तो इसलिए मैंने पुरानी रिपोर्ट लगा दी है।
अगर आपको मिले तो एक बार चेक कर लेना, इसको अपडेट कर लेना। मैंने चेक किया, मुझे मिली नहीं थी, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना इस रिपोर्ट को। अगर कोई अपडेट हो तो इसमें अपडेट कर लेना। ये 2019 के रिपोर्ट के आधार पर है। जो नई रिपोर्ट आएगी आप उस हिसाब से इसको अपडेट कर लेना। अच्छा, मनीष कश्यप, ओहो आपने ही पूछा था क्या? अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। तो ये फैक्ट है, ये रिपोर्ट आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, कितने विलुप्त हो रहे हैं, कितने बच रहे हैं, क्या है क्या नहीं। अभी 2019 का ही है, हो सकता है अभी लेटेस्ट में आ जाएगी रिपोर्ट, तो उस हिसाब से आप लोग अपडेट कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आप अपडेट कर लेना। 16वीं शताब्दी में 880 से अधिक, ठीक है, ये प्रजातियां विलुप्त हो गई है, ये आप देख लेना। रिपोर्ट के आधार पर आप अपने हिसाब से इसको अपडेट कर लेना। तो ये भी रिपोर्ट है, इसके हिसाब से भी आप इसको अपडेट कर लेना। ये कुछ रिपोर्ट मैंने डाली है ताकि पीटी में जो आती है ना रिपोर्ट वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट से आप इसको अपडेट कर लेना। वैसे अभी तक तो ये लेटेस्ट ही है, अभी हो सकता है एग्जाम से पहले कोई आ जाए, वैसे तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। अब रिपोर्ट आ भी जाएगी तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन मेरी पूरी जिम्मेदारी है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सभी टॉपिक को अच्छे से कराऊं। भारत भारत में रिपोर्ट के में मधुमक्खी के ताजे जल कछुए की 17 प्रजाति की आबादी में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, यानी ये भारत में गिरावट भी हुई है, तो आप इसको देख लेना। लगभग 50% गर्म जल के कोरल, हाँ कोरल, ओहो, अभी मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, मैं कोरल ही भूल रहा था। आपको याद है जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैं एक चीज भूल रहा था, मैं आपको बार बार बोल रहा था, कोरल के बारे में बात कर रहा था। जो तटों के आसपास आपको मिलते हैं वो क्या है, कोरल्स होते हैं। ठीक है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से हम जज कर पाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, कितना नुकसान हो रहा है। वो, हाँ, वो क्या होते हैं, समुद्री परितंत्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं। समुद्र का जो साइकिल है उसके लिए ये कोरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं स्किप कर रहा था, मैंने कहा था ना आगे मिल जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कोरल के बारे में आप अच्छे से देख लेना, और इस बार भी कह रहा हूं 2024 में यहां से क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। कोरल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। गुड आफ्टरनून गुरविंदर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर देख लेना, अच्छे से एक बार इसको देख लेना। तो यही है, 1000 से अधिक लंबी नदियां, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लेना अपने हिसाब से, ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए मैं इसको आप कुछ नहीं कहूंगा, ये देख लेना IUCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, ये सारी रिपोर्ट IUCN भेजता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नई रिपोर्ट आती है IUCN की, तो ये आप जरूर देख लेना। इसकी रेड लिस्ट में कौन है, किसको रेड लिस्ट में डाला गया है, किसको निकाला गया है, ये जितने भी है ना, ये पीटी में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, अगर आपको याद करना है तो ये याद कर लेना। तो एक क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम था आपने, मनीष ने। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इनको पीटी से लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा, एक बार पूरा आपको बता देता हूँ यूपीएससी क्या है क्या नहीं। देखो पीटी एग्जाम में दो एग्जाम होते हैं, पीटी में दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सी सेट का। सी सेट जो होता है ना, देखो पहली बात तो ये दोनों ही पेपर क्वालिफाई पेपर होते हैं, आपको केवल पास करना है ना, इसमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको पास करना है। जो सी सेट है इसमें केवल आपको 33% लाने होते हैं, सी सेट में केवल 33% लाने हैं आपको। 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है ना, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वालिफाई पेपर होता है, लेकिन ये केवल इससे मेरिट नहीं बनती है, यानी इसमें तो 33 ही लाना है, लेकिन इससे जो मैक्सिमम नंबर लाएगा, जो मैक्सिमम नंबर लाएगा वही यूपीएससी मेंस लिखता है। इसमें 100 क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी टोटल हो गया 200 नंबर का, इस पे मेरिट बनती है। ठीक है, इसके हिसाब से ही आप मेंस में जाते हैं, मेंस पेपर में।
लगभग एवरेज इसकी 50 के आसपास रहती है, लगभग 50% आपको लाने होते हैं, यानी कि आप 195 के आसपास। अभी तो बहुत कम कट ऑफ जा रही है, अभी तो मेरे हिसाब से लगभग 41-42 क्वेश्चन गई होगी, है ना। लगभग 82-83 के आसपास नंबरों के अकॉर्डिंग इतनी परसेंटेज रही होगी, 82 के आसपास, 82, 83, 84 के आसपास इतनी रहती है। तो ये जीएस का होता है। दोनों पेपर क्वालिफाई पेपर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इनका कोई भी नंबर आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है। दोनों के दोनों क्वालिफाई पेपर होता है। कई मैंने बड़े बड़े एजुकेटरों को देखा है, वो बताते हैं नहीं सी सेट क्वालिफाई है। अरे ये भी क्वालिफाई है, आपका असली पेपर तो मेंस का ही होगा, पीटी का आपका पेपर है ही नहीं, मेंस ही आपका असली पेपर है, उसी से ही आपका सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ, सीसेट बहुत बड़ी समस्या है, मैं जानता हूँ सीसेट को लेकर कई बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं मेंस के बारे में, कुछ बता देता हूँ। मेंस में टोटल होते हैं 9 क्वेश्चन, 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर मेंस में। ये तो समझ में आ गया ना मनीष, समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब मेंस में 9 पेपर होते हैं। पेपर वन होता है, पेपर वन, पेपर टू होता है सेकंड पेपर, पेपर थर्ड होता है, और क्या नाम है, पेपर फोर होता है जीएस 4, जिसको हम इथिक्स भी बोलते हैं, जीएस 4 होता है, सॉरी 4 होता है, गलत लिख दिया मैंने, जीएस 4 होता है जिसको इथिक्स बोलते हैं। एक एसए का पेपर होता है, और एक होता है, दो ऑप्शनल के होते हैं, ऑप्शनल पेपर वन, ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर वन, ऑप्शनल पेपर टू, और एक एसए का होता है। 1 मिनट देख लो, एसए हो गया ना, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, एक एसए का हो गया, दो ऑप्शनल के हो गए, और दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, दो लैंग्वेज के, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है ना। दो लैंग्वेज होती है, हिंदी की जगह आप कोई और लैंग्वेज ले सकते हो, आपकी अपनी लोकल जो भी लैंग्वेज अगर आपके पेपर में है, कोई भी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कोई भी आप इसमें रख सकते हो। तो ये पूरा पेपर होता है। जीएस 1 में आपके हिस्ट्री वगैरह ये सब आती है, जीएस 2 में पॉलिटी वगैरह आती है, जीएस 3 में इकोनॉमी, साइंस टेक वगैरह ये आती है। ये इथिक्स का पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है, और दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एक हिंदी का। ये दोनों क्वालिफाई पेपर होते हैं। इसमें भी केवल आपको 25% नंबर लाने होते हैं, केवल 25% नंबर लाने होते हैं। ये भी मेंस में नहीं जुड़ते हैं नंबर, याद रखना। ये 300 नंबर का होता है, ये भी 300 का होता है, ये भी 300 का होता है। इन दोनों का कोई भी नंबर आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है। केवल पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, और आपका एसए और दो ऑप्शनल, केवल इन्हीं पेपरों के नंबर जुड़ते हैं। ये टोटल है 7 पेपर, केवल 7 पेपरों के नंबर आपके मेंस एग्जाम में जुड़ते हैं। ये दोनों क्वालिफाई पेपर होते हैं, और केवल इसमें 25% नंबर लाने होते हैं, केवल 25% नंबर। कई लोगों को लगता है इसमें 33% लाने होते हैं, कई टीचरों को मैंने देखा है वो 33% चिल्लाते रहते हैं। ये क्वालिफाई पेपर है, इसका भी नंबर आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये केवल आपको पास करने हैं, ये दोनों पेपर केवल आपको पास करना है, और बहुत आसान होता है, मैंने आपको कराए भी हैं। आपको कराया ना पेपर, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, दोनों पेपर आपको मैंने करा भी रखा है। अच्छा, दोबारा से रिपीट करूं, मेंस वाला ना, देखो, जीएस पेपर वन होता है जिसको पेपर वन बोलते हैं, ठीक है। एक पेपर टू होता है, एक पेपर थ्री होता है, और एक पेपर चार होता है, पेपर नंबर 4। इसमें क्या होता है, हिस्ट्री वगैरह ये सब इसमें आता है पेपर वन में। और पेपर टू में क्या होता है, पेपर टू में क्या होता है, पेपर टू में पॉलिटी वगैरह ये सब आता है। पेपर थर्ड में इकोनॉमी और आपका साइंस टेक वगैरह ये सब आता है। पेपर फोर में इथिक्स का पेपर होता है, और एक एसए का पेपर होता है, और दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। तो ये सभी सातों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। ये भी 250 का, ये भी, ये भी, ये भी, सभी ये सातों पेपर 250 के होते हैं। ये 300 नंबर का होता है, लेकिन इसका कोई भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं जुड़ता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आप इस पेपर को पास नहीं करेंगे,
तब तक आपका ये पेपर काउंट नहीं होगा। अगर आपको अपना ये वाला पेपर दिखवाना है तो आपको सबसे पहले इसको पास करना पड़ता है। जो बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं करता उनको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का पेपर चेक होता है, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर सबसे पहले काउंट होता है, उसके बाद बाकी के पेपर देखे जाते हैं। सबसे पहले आपका क्वालिफाई पेपर चेक होता है, अगर आपने पास किया है तो ही आपके नेक्स्ट पेपर देखे जाते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10% नंबर आपको लाना कंपलसरी होता है। इन सभी सातों पेपर में 10% आपको लाना ही पड़ेगा। मान लो एक पेपर में आपके ज्यादा है, एक में 10% से कम है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। 10% होता है, 10% मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। अगर इन सातों में से किसी भी पेपर में आपके 10% से नंबर कम है तो आप बाहर हो गए हैं, है ना। 250 में से 10% कितना हो गया, यानी 25 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। 25 से अगर कम नंबर हुए इन सातों में से किसी भी पेपर में तो आप बाहर हो जाओगे। समझ में आया? हाँ, 25 मार्क्स, 25 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। 25 हो गया ना, 10% में 25 ही नंबर हुए ना। 100 के 10 20 और 50 का 5 यानी 25। तो ये पूरा पीटी और मेंस की जर्नी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। यूपीएससी बहुत आसान है, इससे आसान कोई पेपर नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। केवल आप एक बार मतलब मेंस क्लियर होकर भी, हाँ फिर थोड़ी ना माना जाएगा। एक मेरा दोस्त है, उसका देखो वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका क्या हुआ पता नहीं, इस वाले पेपर में था शायद, पेपर थर्ड में उसके 10% से कम मार्क्स थे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसने दोबारा डाला पेपर, फिर भी कुछ नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई। तो इसलिए आपको लगभग इतना तो पढ़ना है कि 25 नंबर तो ले आओ, है ना। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 10% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर उससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। आप बाहर हो जाएंगे तुरंत, कोई कार्रवाई नहीं। चाहे आप इसमें 250 में से 250 ले आओ, है ना, तो भी कोई वैल्यू नहीं है। सब में 10% मिनिमम लाना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, पीटी का भी बता दिया है, मेंस का भी आपको बता दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पीटी में एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, और मेंस में सारा रिटन एग्जाम होता है, ये वाला सारा लिखना पड़ता है आपको। सोचो, इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इसके बाद जब आप इसको पास कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप इसको पास कर लेते हैं या आप इन सबको पास कर लेते हैं, फिर होता है आपका इंटरव्यू। वो 275 मार्क्स का होता है, 275 नंबर का होता है, ठीक है। इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। इंटरव्यू एक अलग चीज होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट एक अलग होता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू अलग होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट अलग होता है। तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। उसको तो बोल देते हैं लोग इंटरव्यू, बट वो इंटरव्यू नहीं होता है। वो केवल आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि आप यूपीएससी की किस पद पे बैठने लायक हैं। उस तरह का इंटरव्यू आपके सामने होगा, वो वाला इंटरव्यू नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है अलग अलग क्वेश्चनों से। आपको नैतिकता के आधार पर जज किया जाएगा, आप रिश्वतखोर हो या नहीं हो इस आधार पर जज किया जाएगा। आपको जज किया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास कितनी है। आपको कोई ऐसी सिचुएशन बता देंगे जिस सिचुएशन में आपको उलझा देंगे, फिर आपसे पूछेंगे आप क्या करेंगे, है ना। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि अगर आपके सामने सामने कोई मुसीबत आ जाए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये यूपीएससी है। देखो, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू होता है, 40 मिनट्स का होता है ना। लगभग 40 से 45 मिनट का इंटरव्यू होता है। इतना मैं आपको बता दूंगा, 40 मिनट के आसपास रहता है।
एक क्या होता है, पीटी पास करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिलता है। जैसे आप पीटी पास कर लेना तो आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको डीएफ बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी देखो, जब आप पीटी का फॉर्म भरते हो ना, आप यहाँ पर डिटेल डाल देते हो, आप ओबीसी हो, ये हो, वो हो, पूरी डिटेल आपने डाल दी। लेकिन जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी मेंस देने के लिए जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको मेंस के पेपर के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब पीटी पास कर लोगे ना तो आपके मेल पर आ जाएगा, आपको मेल आता है यूपीएससी की तरफ से, मेल आता है आपके पास। तो वहां पर आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप वहां पर पूरी डिटेल डालते हो कि आपके फादर कौन है, उनका काम क्या है, आपकी मदर क्या है, मदर का क्या काम है, आप कितने बहन भाई हो, आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है, आपने ग्रेजुएशन की है तो कहाँ से की है। अभी तो फॉर्म फिल करा, आपने ग्रेजुएशन के नंबर भी नहीं डाले हैं, आपने कुछ भी नहीं डाला ना। उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर डालने होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में कितने नंबर मिले, कौन से कॉलेज से आपने पास किया, कौन से सन में पास किया, है ना, ग्रेजुएशन में, मास्टर में, स्कूल में, कॉलेज में, पूरी डिटेल, एवरीथिंग सब आपको इसमें फिल करनी पड़ती है, सब आपको डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। नहीं होगा भाई, 25 से तो ज्यादा लाने पड़ेंगे ना, वो मिनिमम है, मिनिमम है। है ना। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं इसी के बेस पे। याद रखना, ये डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कम से कम मैं एवरेज बताऊं अपने हिसाब से, मैं अपने पे एवरेज बताता हूं कि लगभग, मैं अपने से आपको बता रहा हूं कि लगभग कितना क्वेश्चन रहता है। लगभग 10 मिनट तो वो आपसे बातचीत करेंगे, 10 मिनट केवल आपसे बातचीत करेंगे, 10 मिनट। और लगभग 10 मिनट आपके ऑप्शनल पेपर के होते हैं। मेरे से लगभग 4-5 क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। आईआर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, आईआर में ही पूछे थे, और आईआर मेरा ठीक ठाक था, तो एकदम सही चल रहा था। और 10 मिनट आपके अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी फैमिली से रिलेटेड, है ना, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि मेरा बर्थ प्लेस, मैं हूं तो दिल्ली लेकिन जींद का हूं, तो जींद के बारे में पूछ लिया था। तो ऐसे 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और आगे के जो मिनट होते हैं वो उन पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछेंगे। कई बार क्या होता है, आप इन क्वेश्चनों में उलझ जाते हो। उलझने का मतलब, जैसे आईआर पर आपने कुछ गलत सलत बोल दिया, तो वो दोबारा से इस क्वेश्चनों को पूछते हैं। और लगभग मुझे एवरेज है कि 10 मिनट आपसे सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। जो भारत में जो सोसाइटी है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। समाज, आप समझ रहे हो, जैसे कि अभी हिंदू हिंदू मुस्लिम वाला जो इशू चल रहा है, आप देख रहे होंगे समाज में, हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर मैं इस टाइम अगर इंटरव्यू देता 2024 का, 2024 का अगर मैं इंटरव्यू देता, तो मेरे सामने क्या क्वेश्चन होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे 100% वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। 100% मुझसे पूछेंगे, क्वेश्चन फिक्स है, ये क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछेगा। जितनों का भी आईआर है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैं तैयार होता 2024 का, अगर मैं पेपर देता, क्या होता, एक कनाडा पे आपसे क्वेश्चन पूछता, मालदीव पे आपसे क्वेश्चन पूछता, भारत की इकोनॉमी पे आपसे क्वेश्चन पूछता। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये कोई भी हो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फिक्स है। तो ये 20 मिनट तो आपके ये पक्के हो गए, 20 मिनट तो आपसे ये पूछेगा, 10 मिनट आपकी पर्सनल फैमिली वगैरह के बारे में, और 10 मिनट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो 10 मिनट तो ये फिक्स हो गए आपके, यानी ये 20 मिनट तो फिक्स हो गए। और 20 मिनट में, बाकी 20 मिनट में क्या पूछता है, ये यूपीएससी डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये 20 मिनट में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ज्यादातर जितने भी मेरे साथ के लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने अलग अलग बताया, अलग अलग, मतलब किसी से कुछ और पूछ लिया, किसी से कुछ और पूछ लिया। लेकिन ये फिक्स था, मैंने जितने भी 10-12 लोगों से पूछा, तो ये फिक्स था कि 10 मिनट उनके पर्सनल फैमिली से रिलेटेड पूछा, और 10 मिनट जो उनका ऑप्शनल था उससे क्वेश्चन पूछे थे। लगभग एवरेज, यानी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन पे पूछे गए थे। तो इसमें सबसे जरूरी होता है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, उस पर थोड़ी आप अच्छी पकड़ बना के चलना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हाँ, मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था।
तो मेरे से पूछा कि आपकी एमए मास्टर डिग्री तो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपने पॉलिटी क्यों लिया, है ना। मैंने पब्लिक एड से किया मास्टर, तो आपने पॉलिटी क्यों आपने लिया, और आपको मतलब क्यों। तो मेरा सीधा था, मेरे को पॉलिटी बहुत पसंद है। तो उन्होंने पूछा पॉलिटी में तो इतने सारे इश्यूज रहते हैं, पॉलिटी में आप जानते हो, हर लोग कह देते हैं पॉलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, राजनीति अच्छी नहीं होती है, तो आप क्या कहना चाहिए। मैंने सीधा से एक आंसर दिया, सर पॉलिटी अच्छी है, कुछ लोगों के भ्रष्ट आने से पूरी पॉलिटी यानी पूरा राज्य व्यवस्था हमारी खराब नहीं हो जाती है। कुछ लीडर खराब होते हैं, उसकी वजह से पूरी पॉलिटी मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कल्चर हमारा समाप्त नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं और अच्छे लोगों को आना चाहिए। पॉलिटी का मतलब मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लीडर के ऊपर मुझसे पूछा था कि पॉलिटिकल लीडर इतने सारे करप्ट हैं, तो आप क्या चाहेंगे। तो इस बारे में पूछा था, उसको लेकर नॉर्मल सा आंसर है। आप भी यही दोगे कि एक दो के ऐसे होने से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खराब नहीं होता है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव में रखना, एक थिंग आप याद रखना, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना, कभी नेगेटिव मत होना। वो आपसे नेगेटिव में क्वेश्चन पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। एक बार अगर आपने नेगेटिव में आंसर दे दिया तो ये समझ लो आप फंस गए हो, यहाँ पर आप यहाँ फंस जाओगे। फंसने का मतलब समझ रहे हो। मान लो आपसे उसने पूछ लिया कि पर्दा प्रथा अच्छी है या बुरी है, तो आप कहोगे बुरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे एक फ्रेंड से पूछा था, उस टाइम हिजाब को लेकर थोड़ा इशू चल रहा था लास्ट ईयर, तो उसने हिजाब से नहीं पूछा, पर्दा प्रथा पे पूछ लिया कि पर्दा प्रथा बुरी है या अच्छी है। तो डेफिनेटली हर आदमी कहेगा बुरी है। तो उसने कहा अच्छा बुरी है। अगर कोई महिला स्वेच्छा से पर्दा करना चाहती है, तो आप बताइए उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो फंस गया, यार महिला की स्वयं की इच्छा है, वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अब आप बताओ आप क्या आंसर दोगे, जल्दी बताओ आप क्या आंसर दोगे। यानी इंटरव्यू बोर्ड पूछता है अगर कोई महिला अपनी मर्जी से पर्दा करना चाहती है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको। बताया था ना, अच्छा पहले मैं बता चुका हूं, है ना। फेमस है, हाँ उस लड़की से पूछा था। ठीक है, वो मुझे भी जानती है अच्छे से। ठीक है, मुखर्जी नगर की है, बहुत अच्छे से जानती है, नाम नहीं लूंगा। कोई सा भी ले लो दिव्या, ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लो। देखो आप कोई भी ऑप्शनल लोगे ना, एक इंटरव्यू बोर्ड में उसका विद्वान बैठा होगा, याद रखना। आप कोई भी ऑप्शनल लोगे ना, आपके इंटरव्यू बोर्ड में एक विद्वान बैठा होगा। आप संस्कृत ले लो, संस्कृत का प्रोफेसर आपके सामने बैठा होगा। आप उर्दू ले लो, उर्दू का प्रोफेसर सामने बैठा होगा। तो आपकी चलेगी नहीं, आप कितना भी पढ़ लेना। आपके जो पैनल में बैठा हुआ ना विद्वान बैठा होता है वो, आप कितना भी आपको ज्ञान हो उसके सामने आप कुछ भी नहीं है। सोचो जिन लोगों की किताब आप पढ़ते हो ना, वो लोग आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होते हैं, आप समझ रहे हो। जैसे आईआर को ले लो, आईआर को लेकर आप आईआर को लेकर आपने ऑप्शनल रखा, तो आपको क्या लगता है जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होता है ना, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो इंडिया के टॉप के प्रोफेसर है वो बैठे होंगे। प्रोफेसर नहीं होंगे, जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो लोग बैठे होते हैं वहां। मतलब टॉप के लोग बैठे बैठे होते हैं, इंडिया के जो टॉपेस्ट लोग होते हैं वो आपके इंटरव्यू बोर्ड पैनल में बैठे होते हैं। तो उनसे चोरी मत करना, कोई भी झूठ सूट गलत सलत जवाब मत दे देना, नहीं तो फंस जाओगे। फंसना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं पता है मुस्कुराते हुए बोल दो सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अगर आप उनको पागल बनाओगे ना तो वो आपको जरूर पागल बना देंगे। बाहर कर देंगे हमेशा के लिए, है ना। तो पूरी ईमानदारी से आंसर देना, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। ऐसा थोड़ी ना हमें सारी दुनिया का ज्ञान होगा, नहीं पता तो नहीं पता, है ना। तो आप घबराना मत बस। वो आपसे आपको डराएंगे, आपको बार बार कुछ कुछ चीजें पूछेंगे, और जो चीज आप नहीं कह दोगे ना एक बार, नहीं सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो वो रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आपने टूटा फूटा आंसर देने की कोशिश करी ना, फिर आपको घेर लेंगे वो, उसी क्वेश्चन पे आपको फंसा देंगे वो। हाँ, जो क्वेश्चन आपने गलत दिया दिया तो समझ लो आप फंस गए। फिर आपको फंसाता जाएगा, फंसाता जाएगा, फंसाता जाएगा, और फिर आपको बाहर कर देगा। आपको नंबर देगा,
275 में से केवल 150 नंबर दे देगा। लो कर लो बात, आपका होगा ही नहीं सिलेक्शन। होगा तो वेटिंग लिस्ट में होगा, ओबीसी वगैरह कोई कोटा है तो हो भी जाए, नहीं तो आपका नहीं होगा फिर। तो ये पूरा ओवरऑल जर्नी है पूरी यूपीएससी की, बहुत मस्त है, बहुत मजा आता है, लेकिन नेगेटिव मत होना। अगर ऑप्शनल में इशू है ना, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा ऑप्शनल को लेकर। तो ऑप्शनल में सबसे पहले है ना, आप अपने जीएस को पकड़ो, जीएस को पकड़ो, आप जीएस को तैयार करो। यूपीएससी का जो जीएस है ना, जीएस के तीनों पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड सेकंड और जीएस थर्ड, इन तीनों को पढ़ो। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको अपना ऑप्शन रख लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाई आशीष, मुझे अभी तो याद नहीं है क्या क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वही पॉलिटी वाले टॉपिक आते हैं, ठीक है। मेरे को पब्लिक एड तो मेरे बहुत टाइम हो गए, 2015 के बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है पब्लिक एड। 2015 में लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा नहीं है पॉलिटी में, है ना। फिर उसके बाद मैंने PSIR पढ़ा है, तो PSIR के बारे में मैं आपको बता दूंगा, पब्लिक एड के बारे में इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। वही BL फाड़िया वगैरह यही सब फेमस बुक रहती है, उसमें भी पॉलिटी और पब्लिक एड है ना लगभग आपस में जुड़ा हुआ है। तो उसका मैक्सिमम सिलेबस आपको पॉलिटी में भी मिलेगा, पब्लिक एड में भी मिलेगा, तो वो आपस में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। पहले दोनों को एक साथ ही पढ़ाया जाता था, पब्लिक एड पॉलिटी दोनों एक साथ ही थे पहले, बाद में उसको अलग सब्जेक्ट बना दिया पब्लिक एड को, पहले वो पॉलिटी का ही पार्ट था। हाँ क्लास रखूंगा मैं, ठीक है, सोना रखूंगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको कल नई क्लास में, कल मिलेंगे नई क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होके आप पूछ लेना, इधर उधर भटकोगे गलत सलत ज्ञान लोगे यार, मुझसे पूछ लेना, है ना। जब इतना पढ़ रहा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको अपनी क्लास से जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।